छात्रा जी, अब क्या सावरकर जी को आप लोग सवाल नहीं खड़े करेंगे? कांग्रेस, वो आपके सहयोगी कह रहे हैं कि अब आप लोग उतना ही सम्मान देंगे, उतना ही बड़ा उन्हें मानेंगे जितना बड़ा बीजेपी, शिवसेना या एनसीपी हाल के दिनों मान रही है। ये है, अगर है तो फिर ये स्टैंड में बदलाव आपको लगता नहीं कि पॉलिटिकली क्वेश्चन खड़ा करेगा, और नहीं है तो स्पष्ट कर दीजिए। नहीं, देखिए ऐसा है कि अभी महाराष्ट्र के अंदर में चुनाव नहीं है, और आपको ये बता दूं कि ये जो सावरकर जी वाला मुद्दा जो शिवसेना ने हमारे आला नेताओं से बात की है, ये आला नेताओं के बीच क्या बात हुई है ये तो मेरे से चर्चा नहीं हुई, और अगर क्या बात हुई है ये मीडिया पर भी अगर अभी बताने का समय नहीं है, जब बताना होगा तब हम बताएंगे उसके अंदर। लेकिन हर पार्टी को अधिकार है सावरकर कौन है अभी आपके लिए? उनके अभी कांग्रेस के लिए सावरकर आपको एक कौन बात है? बता दूं, बीजेपी और पीडीपी जब जम्मू कश्मीर में इकट्ठे थे तब भी वो 370 का विरोध कर रहे थे। तब तो महबूबा मुफ्ती ने कहा था कि तिरंगा झंडा उठाने वाला कोई नहीं मिलेगा। उसके बाद भी 8 महीने तक बीजेपी की सरकार सवाल खड़े चली, तब एक तरफा युद्ध विराम मिलकर नरेंद्र मोदी की सरकार। अब मुझे बोलने दीजिए ना। नहीं, आप बोलेंगे सर, आप ही बोलेंगे, लेकिन सवाल तो मैं डिसाइड करूंगा ना सर। जवाब आप डिसाइड कर लीजिएगा, जवाब आप डिसाइड कर लीजिएगा। मेरे एक मेहमान बाकी, मैं आपके पास आउट ऑफ द बॉक्स इसलिए आया हूं क्योंकि शिवसेना की तरफ से कहा गया कि अब कांग्रेस पार्टी कभी भी सावरकर पर सवाल नहीं खड़े करेगी। आप कह रहे हैं आपके पास ऐसा कोई इंस्ट्रक्शन नहीं आया, तो सावरकर हीरो हैं या सावरकर देशद्रोही हैं? सावरकर गद्दार हैं या सावरकर महान हैं? आप आउट ऑफ द बॉक्स बोल रहे हैं, इसीलिए मैं भी आउट ऑफ द बॉक्स बोल रहा हूं। अगर आपको अधिकार है आउट ऑफ द बॉक्स मैं तो आपके सहयोगी की बात को केवल वेरीफाई करने के लिए आया हूं जवाब देने का। जो मेरा जवाब मेरा तो मैं भी उस वेरिफिकेशन के तहत आपको बता रहा हूं कि जब दो अलग अलग विचारधारा की पार्टियां इकट्ठी होती हैं तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत इकट्ठी होती हैं। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जो महाविकास आघाड़ी का था उसमें वीर सावरकर विषय नहीं था, उसमें राज्य के गरीबों की, किसानों की तकलीफ, वो तमाम सारी चीजें थी। और बीजेपी और पीडीपी का जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम था उसमें तो अलगाववादियों को मान्यता दे दी थी नरेंद्र मोदी जी ने और बीजेपी ने। सावरकर को हीरो नहीं मानते। आनंद दुबे जी, उम्मीद है आपको जवाब मिल गया होगा। आपने बड़े दावे से ठोकर कहा था, आपने बड़े दावे से ठोकर कहा था। एक मिनट। आदरणीय संजय राउत साहब की आदरणीय राहुल गांधी जी से बात हो गई है। संजय राउत साहब ने एक बड़े चैनल को स्पष्ट कर दिया है, ये विवाद अब समाप्त हो चुका है, देश की जनता के सामने आ चुका है। ठीक है, अब हमने यहां पे हालांकि लाइव आपको वेरीफाई करा। उन्होंने कहा हमारे पास ऐसा कोई इंस्ट्रक्शन नहीं आया है, उस मसले को हम सिर्फ अवॉइड कर रहे हैं। लेकिन अरविंद वाजपेयी साहब, अब देखिए कई सारे विवाद ऐसे हैं, बीते साल, 2 साल, 3 साल में कांग्रेस पार्टी की तरफ से 2-3 बड़े मुद्दे उठाए गए। एक वीर सावरकर का था, राहुल गांधी जी ने देश विदेश हर जगह पर उसको उठाया और बेबाकी से उठाते रहे हैं। दूसरा मामला अडानी को लेकर था। एक तरफ शिवसेना है, एक तरफ शरद पवार है। आज का स्टेटमेंट, इससे पहले शिवसेना का कई बैठकों में ना जाना, कैसे आप देख रहे हैं विपक्षी एकता के नाते? क्योंकि बार बार कहा जा रहा है कि संपूर्ण विपक्ष मिलकर सरकार के खिलाफ हल्ला बोल कर रहा है। देखिए, पिछले कुछ दिनों से, महीनों से विपक्ष जो है पूरा एक ही मुद्दा उठा रही है जिसपे सारी पार्लियामेंट में नहीं चलने दी इन लोगों ने, वो है अडानी का मुद्दा। और अडानी के मुद्दे पे कल जो इंटरव्यू दिया है शरद पवार साहब ने, उसमें साफ कहा है उन्होंने कि मेरा मानना ये है कि ये जेपीसी की मांग करना गलत होगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि राहुल गांधी की समझ ये है कि अखबारों में छपते रहेंगे अगर जेपीसी अपॉइंटमेंट हो जाएगी, क्योंकि जेपीसी की न्यूज अखबारों में छपना मैंडेटरी होता है और वो कुछ दिनों सुर्खियों में रहना चाहते हैं। तो मेरा मानना ये बड़ा सीधा सा है कि इतनी स्पष्ट बयान के बाद ये सवाल विचारधारा की लड़ाई का नहीं है, यह सवाल गठबंधन का नहीं है। सवाल सीधा है कि शरद पवार साहब यहाँ पर शिवसेना भी विरोध जता रही है, वो भी ये कह रहे हैं कि उनका मतलब ये था कि 21 में से 15 लोग जो हैं बीजेपी के हैं, स्पष्ट नतीजा नहीं आएगा। उन्होंने इंकार नहीं किया था, वो ये कह रहे हैं शरद पवार जी। अरे इंटरव्यू मैंने देखा, खुद देखा है मैंने, उन्होंने साफ कहा है कि जेपीसी का कोई औचित्य नहीं है, औचित्य वर्ड यूज किया गया है। और हम लोग ये बात शुरू से कह रहे हैं कि भाई आरोप लगा के आप इतनी हाईएस्ट कमेटी की डिमांड क्यों करोगे? खड़गे साहब का याद करिए, खड़गे साहब की पहली स्टेटमेंट क्या थी? उनकी डिमांड थी कि जेपीसी की और सुप्रीम कोर्ट के जज के इंक्वायरी करने की। तो वो जज के इंक्वायरी वाली बात बन गई और उसमें सरकार ने कंसेंट दी थी सुप्रीम कोर्ट के सामने।
पहली डेट पे ही जाके कहा कि हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है अगर कोई कमेटी इस जांच को करती है। ठीक है। उसी के बेस पे हुई है। फिर उन्होंने, सरकार ने सील कवर में नाम दिए, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं हम ये नहीं मानेंगे, तो सरकार ने कहा कोई बात नहीं आप अपॉइंट कर ठीक है। दीजिए। हम ये कह रहे हैं कि शुभंकर जी, मैं आ रहा हूं सर, आ रहा हूं आपके पास, आ रहा हूं। एक प्रेम शुक्ला जी से मेरा सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है, मैं आऊंगा आप दोनों के पास आऊंगा। प्रेम शुक्ला जी, देखिए कांग्रेस बार बार एक सवाल पूछ रही है और शरद पवार जी के बयान के बाद भी आया, कई नेताओं ने ट्वीट किया, लिखा कि अगर 15 आपके भी हैं तो आपको और उत्साहित होकर जेपीसी बना देना चाहिए। वो बार बार ये सवाल पूछ रहे हैं कि 20,000 करोड़ रुपए, और यही शब्द इस्तेमाल किया जा रहा है कि 20,000 करोड़ किसके हैं। अगर देश की जनता के मन में यह सवाल है तो आप लोग क्यों स्पष्ट नहीं करते हैं? और वो मोदी जी पर सवाल नहीं उठा रहे हैं, वो सवाल उठा रहे हैं एक बिजनेसमैन पर, जिसके यहां कह रहे हैं कि शेल कंपनियों की तरफ से गलत निवेश गया है। तो सरकार भाईचारा या दोस्ती या डर क्यों दिखा रही है, ये कांग्रेस का सवाल है। अगर जेपीसी से क्यों बच रहे हैं आप? शेल कंपनियों की जांच जेपीसी करती है, ये राहुल गांधी की नई विद्वत्ता है। शेल कंपनियों की जांच के लिए हमारे पास एजेंसियां हैं, और जब सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, एक समिति गठित की है, विशेषज्ञों की समिति गठित की है, सरकार ने उसको कंसेंट दिया है, तो सरकार के मन में किसी प्रकार की आशंका नहीं है। अब जिस परिवार में 2 करोड़ रुपए की पेंटिंग जबरदस्ती एक उद्योगपति से, यस बैंक के जो है एमडी से वसूली के लिए श्रीमती प्रियंका वाड्रा ने भेज दिया और एफएटीएफ में जिक्र हुआ, जिसका बाकायदा जो है 5,000 करोड़ रुपए के गबन के जो अभियुक्त हैं बेल पर हैं, और जो विदेशी, अभी इस आधार पर जांच होने लगे तो एक विदेशी पत्रिका ने छापा कि श्रीमती सोनिया गांधी विश्व की तीसरी सबसे अमीर महिला हैं। एक विदेशी पत्रिका ने छापा, और उसमें से भी केजीबी आर्काइव्स के आधार पर छपा, कि श्रीमती सोनिया गांधी जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी तब उनके घर में केजीबी के लिए जासूसी करती थी। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि भाई वो जो है एंटिक की स्मगलिंग कर रही थी। इन सब के आधार पर क्या जांच बनने पे एजेंसियां जब बैठेंगी, जेपीसी बैठेगी? नहीं बैठ सकती। जो जांच होनी चाहिए वो जांच हो रही है। अगर इनको कोई आशंका है तो जांच एजेंसियों के भी दरवाजे खुले हैं, कोर्ट के भी दरवाजे खुले हैं, लेकिन चूंकि इनको सिर्फ उद्योगपतियों से वसूली करने की आदत है, जैसे राणा कपूर से वसूली हो रही थी, पता नहीं अदानी को क्या बेचने की कोशिश की हो इन्होंने, और वो ना बिका हो, तो ऐसी आशंकाएं हैं। चरण जी आपके पास आ रहा हूं, आपको पूरा समय भी दूंगा मैं जवाब देने का, लेकिन प्रेम शुक्ला जी वो कह रहे हैं कि 1992 में 2001 में जेपीसी गठन हुआ था, वो सही साबित हुआ था। उन्होंने तो एक फिल्म का नाम भी दे दिया है, हम आपके कौन को कर दिया, हम अडानी के हैं कौन। नहीं, 1992 में मुझे कृपा करके बताइए स्टॉक मार्केट स्कैम हुआ था कि नहीं हुआ था? किसी को सबूत चाहिए था? और उसमें जो है सेबी के, इसके अलावा सीबीआई जांच हुई थी कि नहीं हुई थी? जेपीसी ने क्या कार्रवाई की थी, जरा अभी बता दीजिए, पूछ के चरण सिंह सप्रा जी से, कि 1992 में सेबी का गठन उसके बाद हुआ, लेकिन कांग्रेस पार्टी की जो जेपीसी गठित हुई थी, उस जेपीसी ने क्या दंडात्मक कार्रवाई उस हर्षद मेहता के प्रतिभूति घोटाले में क्या किया, जरा बता दो।